नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डेटा सिक्योरिटी सिस्टम। अभी जब हम लोग जब ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या कोई भी चीज हम लोग ऑनलाइन करते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी इशू बहुत ज्यादा आ जाता है और ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। आज के समय में हम लोग जहाँ पे एआई यूज कर रहे हैं या ईसीआरएम जैसे हम लोग चीजें यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो होता है वो क्रिएट होता है। तो उसके बारे में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। इन इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट द सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर डेटा इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंट। मतलब जब हम लोग ईसीआरएम कर रहे हैं, जैसे हम लोग ने अभी ऊपर देखा अलग अलग इंटरनेट टूल्स के जिसके थ्रू हम लोग ईसीआरएम कर रहे हैं, जहाँ पे कस्टमर हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ECRM system handles large volume of sensitive customer information, including personal detail, purchase history, communication logs, and payment data। तो ECRM में यहाँ पे कस्टमर का नाम जो है या कस्टमर पेमेंट जो कर रहे हैं उसके डिटेल्स हो सकते हैं, उनकी परचेस हिस्ट्री हो सकती है। ये सारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पे हैंडल की जाती है। A strong data security system is essential to protect this information from the unauthorized access, breaches, and misuse, therefore maintaining customer trust and ensuring compliance with the data protection regulation। मतलब जब यहाँ पे इतना लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर डेटा जो है, जो काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसको हैंडल किया जा रहा है ईसीआरएम के अंदर, तो उसके लिए यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करना काफी जरूरी होता है। जो भी अनऑथराइज एक्सेस होते हैं या ये डेटा कहीं पे किसी तरीके से मिसयूज वगैरह ना हो जाए, ये जरूरी होता है। बिकॉज जब हम लोग कस्टमर के डेटा को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे तो उसकी वजह से कस्टमर का ट्रस्ट जो है बढ़ने में हेल्प होगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर कस्टमर का डेटा हमारे यहाँ से लीक हो रहा है तो कहीं ना कहीं कहीं पे कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो भी हमारे ऊपर से कम हो जाएगा और फिर कस्टमर हमारे यहाँ से परचेस नहीं करेंगे। क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है, कस्टमर की ईमेल आईडी होते हैं, देन कस्टमर के यहाँ पे पेमेंट के डिटेल्स होते हैं। इसकी वजह से कस्टमर को काफी ज्यादा नुकसान जो है वो फेस करना पड़ सकता है। इसके लिए हर एक कंपनी आजकल सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस कर रही है। अभी ईसीआरएम के अंदर किस तरीके से डेटा सिक्योरिटी सिस्टम यूज होता है वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी में क्या किया जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखी जाती है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है कि किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यहाँ पे किसी को भी एक्सेसिबल नहीं होने देते हैं। सिर्फ जो ऑथोराइज यूजर है वही वो इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। सो कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे मेंटेन की जा रही है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे लिखा है, the principle of confidentiality ensure that sensitive customer information is only accessible to the authorized user। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कस्टमर की जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ ऑथोराइज यूजर को ही यहाँ पे एक्सेसिबल होगी। इट रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू द पर्सनल फाइनेंशियल एंड ट्रांजैक्शनल डेटा टू प्रिवेंट अनऑथोराइज पर्सोनल और साइबर क्रिमिनल्स फ्रॉम द एक्सप्लॉइटिंग इट। मतलब क्या कि किसी भी तरीके से कोई भी साइबर क्रिमिनल हो या अनऑथराइज पर्सन है, उसको किसी भी तरीके की कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है, जो पर्सनल हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, या कोई ट्रांजैक्शन वगैरह हो सकता है, उसका डेटा उनको मिलता नहीं है। अभी यहाँ पे दो चीजें की जाती है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, एक है एक्सेस कंट्रोल और दूसरा है एनक्रिप्शन। अभी एक्सेस कंट्रोल जो होता है, यहाँ पे क्या किया जाता है कि कस्टमर का जो डेटा होता है उसका एक्सेस काफी कम एम्प्लॉयज को ही दिया जाता है, या जो ऑथोराइज एम्प्लॉयज है उनको ही दिया जाता है। एवरीबडी विल नॉट हैव द एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन। तो एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे किया जाता है। और एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन आप लोगों ने सबने देखा होगा कि जो भी डेटा होता है उसको क्या किया जाता है, कीवर्ड में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि हम लोग जब कोई पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो आप लोगों को पता है वो पासवर्ड जो होता है ऐसा एक्स एक्स या डॉट डॉट करके हम लोग को दिखता है, या स्टार करके दिखता है। क्यों हम लोग को पासवर्ड नहीं दिखता है? बिकॉज जो भी पासवर्ड हम लोग डाल रहे हैं वो पासवर्ड किसी को दिखे नहीं। इसके लिए उसको क्या किया जाता है, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसको एनक्रिप्शन बोलते हैं। सो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या, कस्टमर के डेटा को जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखने का, जिसके लिए यहाँ पे कंपनी एक्सेस कंट्रोल करती है और एनक्रिप्शन करती है। अभी आप लोग यहाँ पे बैंक का एग्जांपल देख सकते हो कि बैंक किस तरीके से कस्टमर का डेटा जो है कॉन्फिडेंशियल रखती है। जहाँ पे बैंक क्या करते हैं, कस्टमर का डेटा कम ही लोगों को एक्सेस देती है या कुछ सिलेक्टेड लोगों को एक्सेस देती है वहां पे, और बैंक हर एक कस्टमर का डेटा जो होता है उसको यहाँ पे एनक्रिप्ट करती है। देन सेकेंड वन इज इंटीग्रिटी। अभी इंटीग्रिटी के बारे में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा मीन्स दैट इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट, कंप्लीट एंड नॉट सब्जेक्ट टू अनऑथोराइज ऑल्टरेशन। मतलब जो भी यहाँ पे ईसीआरएम का डेटा है, वो डेटा कैसे होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए,
कंप्लीट होना चाहिए और वो डेटा किसी को भी यहाँ पे ऑल्टरेशन का परमिशन नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी वो डेटा को अनऑथोराइज तरीके से ऑल्टर नहीं कर सकता है। दिस इज क्रिटिकल टू ensuring दैट द डेटा विद इन द ECRM सिस्टम इज रिलायबल फॉर डिसीजन मेकिंग, कस्टमर इंटरेक्शन एंड कंप्लायंस पर्पस। अभी यहाँ पे ये क्यों किया जाता है? अगर डेटा कस्टमर का प्रॉपर नहीं होगा तो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग विल बिकम डिफिकल्ट, या डिसीजन मेकिंग विल नॉट बी करेक्ट। सो डिसीजन मेकिंग प्रॉपर करने के लिए यहाँ पे इंटीग्रिटी जो होता है काफी जरूरी होता है। मतलब कस्टमर का डेटा एक्यूरेट होना, कंप्लीट होना, और उसको किसी भी तरीके से अनऑथोराइज तरीके से ऑल्टरेशन नहीं होना, ये काफी जरूरी है। सो पहला डिसीजन मेकिंग के लिए इंटीग्रिटी जरूरी है। दूसरा कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हम लोग ने कस्टमर के साथ इंटरेक्ट किया था और एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था। अभी नेक्स्ट टाइम जब कस्टमर के साथ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे तो हम लोग को वो प्रीवियस डेटा अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन अगर इंटीग्रिटी ऑफ डेटा नहीं रहेगा तो हम लोग को यहाँ पे कस्टमर के साथ नेक्स्ट टाइम इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से इंटीग्रिटी ऑफ डेटा के अंदर क्या किया जाता है, कस्टमर का जो भी डेटा है उसको एक्यूरेट और कंप्लीट है कि नहीं वो देखा जाता है, और उसको किसी भी तरीके से अनऑथोराइज ऑल्टरेशन जो होता है करने नहीं दिया जाता है। और ये जो डेटा है, एक्यूरेट कंप्लीट डेटा जो है, इससे हम लोग को क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है और कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करने में हेल्प होता है। अभी किस तरीके से इंटीग्रिटी की जाती है देखो, एक है उसके अंदर डेटा वैलिडेशन और दूसरा है ऑडिट ट्रायल्स। अभी यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के अंदर क्या किया जाता है कि जब कस्टमर का डेटा यहाँ पे फीड किया जाता है तो वो डेटा एक्यूरेट है कि नहीं, या जो भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया है उसके हिसाब से है कि नहीं, वो यहाँ पे चेक किया जाता है। उससे क्या होता है, डेटा की एक्यूरेसी जो होती है मेंटेन रहती है। और दूसरा है ऑडिट ट्रायल्स। ऑडिट ट्रायल्स का मतलब क्या है देखो, यहाँ पे ECRM system maintain the logs of all the changes made to the customer data. This allows companies to track who made the changes and when, ensuring that any unauthorized or incorrect modification can be quickly identified and corrected. मतलब यहाँ पे अगर किसी ने भी सिस्टम के अंदर लॉगिन किया तो वो लॉगिन किसने किया है वो चेक किया जा सकता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनीज में क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय का एक लॉगिन होता है। वो लॉगिन के थ्रू जो एम्प्लॉय है वो सॉफ्टवेयर के अंदर लॉगिन कर सकता है, और अगर उसने कोई भी डेटा ऑल्टर किया या किसी भी डेटा को उसने डिलीट किया तो वहां पे वो इजीली पकड़ा जा सकता है, बिकॉज किसने लॉगिन किया, कब लॉगिन किया, वहां पे इजीली पता चल जाएगा। सो ये ऑडिट ट्रेल्स होते हैं और डेटा वैलिडेशन होता है, जिसके थ्रू कस्टमर का डेटा को यहाँ पे इंटीग्रिटी मेंटेन की जाती है। मतलब कस्टमर का डेटा एक्यूरेट और कंप्लीट रखा जाता है और किसी भी तरीके से अनऑथराइज ऑल्टरेशन उसमें किया जाता नहीं है। तो ये भी डेटा सिक्योरिटी के लिए काफी जरूरी है। देन अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में देखो क्या है, अवेलेबिलिटी ensures that customer data and services are accessible whenever needed. This is especially important for the businesses that rely on real time access to customer information for sales, support and marketing. मतलब कस्टमर का डेटा जो है वो यहाँ पे जब भी जरूरी है तभी एक्सेसिबल होना चाहिए। अभी ये कब जरूरी होता है, तो सेल्स में ये जरूरी है, कस्टमर सपोर्ट में ये जरूरी है, मार्केटिंग में ये जरूरी है। सो कस्टमर का डेटा राइट टाइम पे एक्सेसिबल होना, अवेलेबल होना जो होता है वो काफी ज्यादा जरूरी होता है, तो वो यहाँ पे इंश्योर किया जाता है। अभी इसके लिए क्या किया जा सकता है, रिडंडेंसी एंड द बैकअप्स। मतलब क्या होता है कि जो भी कस्टमर का डेटा है उसका टाइम टू टाइम बैकअप लेना काफी जरूरी होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर का डेटा अगर कहीं पे लॉस भी हो गया तो वो हमारे पास डेटा जो उसका बैकअप रहेगा उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखो लिखा है, रेगुलर डेटा बैकअप्स एंड रिडंडेंट सिस्टम्स ensure that data is not lost in case of system failures. Backup systems including cloud storage solution ensures that data can be quickly recovered from the event of disasters. मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपका कभी कभी क्या होता है कि कोई डेटा उड़ जाता है मोबाइल से, तो आप लोगों ने वो डेटा को आपका जो गूगल ड्राइव होता है वहां पे अपलोड किया रहता है। मतलब ये गूगल ड्राइव जो एक तरीके का क्लाउड स्टोरेज है, तो वहां पे आपने जब डेटा आपके अपलोड किया हुआ है तो अगर आपका डेटा मोबाइल में से कहीं पे डिलीट भी हो जाता है तो आप लोग वहां से उसको रिकवर कर सकते हो। सो बैकअप्स वगैरह जो है या रिडंडेंसी जो है, इसके थ्रू यहाँ पे डेटा अवेलेबिलिटी की जाती है। और दूसरा है डिजास्टर रिकवरी प्लान। तो उसके लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ECRM systems have disaster recovery protocols in place ensuring the system remain operational even during the unforeseen incidents like हार्डवेयर फेलियर, साइबर अटैक्स और नेचुरल डिजास्टर। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इनके पास एक प्रॉपर प्लान होता है जिसके थ्रू अगर कहीं कोई अनफोर्सिन इवेंट वगैरह हो गया या कोई अचानक में इंसिडेंट्स वगैरह हो गया, जैसे हार्डवेयर खराब हो गया, साइबर अटैक हो गया, या कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से हमारा सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो गया,
तो इन सब चीजों की वजह से हमारे जो भी ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं पे अफेक्ट न होते हुए हमारे ऑपरेशन स्मूथली चलते रहते हैं। तो डिजास्टर रिकवरी प्लान होना काफी जरूरी है। जैसे हमारे घर के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, लाइट के लिए एक बैकअप रखते हैं कि इनकेस अगर हमारे घर का लाइट गया तो हम लोग वो क्या करते हैं, बैकअप को यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे क्या किया जाता है, डिजास्टर रिकवरी प्लान जो होता है वो यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है वो यहाँ पे ऑपरेशनल रह सकता है। किसी भी इंसिडेंट्स की वजह से हमारे सिस्टम के ऊपर उसका परिणाम नहीं होता है। तो इससे हमारा डेटा अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम जो सॉल्व हो सकता है। उसके बाद में ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, इसमें क्या है देखो, ऑथेंटिकेशन इज वाइटल टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द यूजर हु एक्सेसेस द ईसीआरएम सिस्टम। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव कस्टमर डेटा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑथेंटिकेशन लिया जाता है। अगर कोई भी कस्टमर के ईसीआरएम डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन देना जरूरी होता है। जैसे आप बैंक में जाते हो तो बैंक में कैसे होता है कि एक पर्टिकुलर, सपोज असिस्टेंट मैनेजर है, वो क्या कर रहा है, कस्टमर का कोई डेटा जो उसको एक्सेस कर रहा है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको ऑथेंटिकेशन अपने मैनेजर से लेना पड़ता है। मतलब वो मैनेजर्स को बोलते हैं कि प्लीज ये मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, इसको आप क्या करो, ऑथोराइज करो करके। मतलब डायरेक्टली यहाँ पे कस्टमर के किसी भी डेटा को या ईसीआरएम को एक्सेस नहीं होता है, उसके लिए ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है। जब वो सीनियर अथॉरिटी उसको ऑथेंटिकेट करेंगे तब जाके वो जो जूनियर अथॉरिटी है वो उसको ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होना काफी जरूरी है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे कस्टमर डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या है देखो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये हमारे मोबाइल के अंदर भी होता है, आप लोगों को पता है। अभी इसमें देखो क्या है, MFA requires users to verify their identity using multiple methods such as password and one-time code sent to their phone or email. This adds an extra layer of security। मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप लोग, अलग अलग तरीके यूज कर सकते हो, मल्टीपल मेथड्स वगैरह यूज कर सकते हो, जिसमें आप लोग पासवर्ड भी रख सकते हो, प्लस आप लोग यहाँ पे ओटीपी वगैरह सिस्टम भी रख सकते हो। उसके क्या होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलने में हेल्प होता है। इसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन बोला जाता है। मतलब यहाँ पे आपको पासवर्ड भी डालना है, प्लस आप लोगों के यहाँ पे ओटीपी भी आएगा। जैसे आप लोग काफी सारी चीजों में देखते हो कि जैसे कि आप लोगों को आपके आधार कार्ड के अंदर लॉगिन करना है, तो आधार कार्ड का लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल जो होता है उसका पासवर्ड भी डालना पड़ता है, प्लस आप लोगों को वहां पे एक ओटीपी भी आता है, वो भी डालना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। और सिंगल साइन ऑन, मतलब क्या है देखो, यहाँ पे ई सीआरएम सिस्टम कैन इंटीग्रेट SSO, मतलब सिंगल साइन ऑन, विच अलाउज यूजर्स टू एक्सेस मल्टीपल एप्लीकेशन विद अ सिंगल लॉगिन। मतलब एक ही लॉगिन से क्या हो सकता है, कस्टमर अलग अलग इसमें एप्लीकेशंस में लॉगिन कर सकता है। While it is simplifies access, it is backed by the stringent authentication measures to ensure the security। मतलब यहाँ पे जो है वो काफी इजी एक्सेस हो जाता है, इजी तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कस्टमर के डेटा के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिंजेंट ऑथेंटिकेशन की जरूरत भी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म जो है, जिसके अंदर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए अलग अलग चीजें यूज की जा सकती है, दो या दो से ज्यादा। और दूसरा सिंगल साइन ऑन जो होता है, मतलब एक ही साइन इन से हम लोग अलग अलग एप्लीकेशंस में लॉग इन कर सकते हैं। तो ये ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स है। देन नेक्स्ट वन इज डेटा इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कस्टमर का जो भी सेंसिटिव डेटा है उसको यहाँ पे एनक्रिप्ट किया जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर भाषा के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एक्सेस हो सकता है या डॉट डॉट हो सकते हैं, स्टार हो सकते हैं, ताकि वो डेटा कोई चोरी नहीं कर पाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया पहले ही कि जब आप लोग कोई भी पासवर्ड डालते हो तो वहां पे हमारा पासवर्ड दिखता नहीं जब तक हम लोग वहां पे क्लिक नहीं करते हैं। वो पासवर्ड हम लोग को ऐसे डॉट 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 या स्टार के फॉर्म में दिखता है। इसका मतलब क्या है, जो सिस्टम है उसने क्या किया, हमारे पासवर्ड को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, उसको डेटा इंक्रिप्शन बोलते हैं। सो ये डेटा इंक्रिप्शन करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी कर सकती है। उसके लिए यहाँ पे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, मतलब डेटा इज एन्क्रिप्टेड एट द सोर्स एंड ओनली डिक्रिप्टेड एट द इंटेंडेड डेस्टिनेशन। मतलब यहाँ पे डेटा को एक जगह पे एनक्रिप्ट किया जाता है और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आप लोगों को एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जो होता है डिसाइड करना होता है। दिस एंश्योर्स दैट इवन इफ द डेटा इज इंटरसेप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन इट रिमेन्स द अनरीडेबल। मतलब भले ही आपका डेटा जो उसका इंटरसेप्ट हो रहा है फिर वो रीडेबल होगा नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन किया जाता है, जहां पे आप लोगों ने डेटा को जो एनक्रिप्ट किया है वो डिक्रिप्ट करने के लिए आप लोगों को एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो डेस्टिनेशन से ही वो डिस्क्रिप्ट होगा। जैसे कि अगर सपोज एक पर्टिकुलर फाइल है, उसको अगर आप लोग वर्ड में ओपन करने की कोशिश करोगे तो वो डेटा आपको दिखेगा नहीं। उसको अगर आप लोग
पीडीएफ में ओपन करोगे तो आपको दिखेगा। तो ये है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसके अंदर ही वो जो डेटा है आप लोगों को दिखेगा। अगर वो फॉर्मेट वहां पे सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो डेटा आपको नहीं दिखेगा। तो ये है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। और टीएलएस या एसएसएल प्रोटोकॉल। टीएलएस का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और एसएसएल का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। मतलब कंपनियां क्या कर सकते हैं, अपने जो वेबसाइट्स वगैरह होते हैं वहां पे एसएसएल करवा सकती है। जैसे आप लोगों ने वेबसाइट के ऊपर देखा होगा, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ऐसे कुछ कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है, ऐसा रेड कलर का ताला जैसा होता है, या रेड कलर आपको वहां पे दिखता है। अभी वो रेड कलर क्या इंडिकेट करता है कि वो जो साइट है वो रिस्की है। वहां पे अगर आप लोग जाओगे तो आपका डेटा जो है उसके लिए वो रिस्क क्रिएट कर सकता है। और कभी कभी ये ग्रीन कलर का दिखता है, मतलब वो आपका डेटा जो है कैसा है, सेफ है। तो इस तरीके से एसएसएल प्रोटोकॉल वगैरह यूज किया जा सकता है, जिससे भी कस्टमर के डेटा को यहाँ पे सिक्योर रखा जा सकता है। देन है कंप्लायंस विद डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस। मतलब जो भी डेटा प्रोटेक्शन के रेगुलेशंस है उसको कंप्लायंस करना, फुलफिल करना काफी जरूरी है। उससे डेटा जो है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड रह सकता है। जिसमें है जनरल डेटा प्रोटेक्टिंग रेगुलेशन, इनको फॉलो करना पड़ेगा। और कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट, ये जो है इसको भी यूज करना पड़ेगा, जिससे कस्टमर की जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज इंट्रूशन डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब एक तरीके से ये क्या है, एक प्रोएक्टिव स्टेप होगा जहां पे पहले से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या क्या सिक्योरिटी ब्रीचेस आ सकते हैं या अनऑथराइज एक्सेस आ सकता है। और उसको फिर वहां पे डिटेक्ट करके, मॉनिटर करके उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। सो इसके लिए यहाँ पे लिखा है बिजनेसेस यूज इंट्रूशन डिटेक्शन एंड मॉनिटर सिस्टम टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस। पोटेंशियल मतलब क्या, जो हो सकता है। और अनऑथराइज एक्सेस अटेम्प्ट, मतलब क्या क्या अनऑथराइज एक्सेस हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे पहले से ही आइडेंटिफाई करके उसके लिए एक्शन लिया जाता है। इसके अंदर दो चीजें दी है। इंस्ट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, मतलब आईडीएस जो होते हैं उसको यूज किया जाता है यहाँ पे। जिसके थ्रू क्या किया जाता है, ये हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर किसी भी तरीके से अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है ना, या पोटेंशियल अटैक वगैरह जो नहीं होता उसको मॉनिटर किया जाता है। और ऑटोमेटेड अलर्ट्स में क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑटोमेटेड अलर्ट भेजे जाते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को, अगर कोई भी पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो होते हैं डिटेक्ट होते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे इंस्टीट्यूशन डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है वो फॉलो किया जा सकता है डेटा को सिक्योर रखने के लिए। देन द नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग। मतलब काफी बार क्या होता है, ह्यूमन एरर जो होता है उसकी वजह से सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और ये प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए क्या होना चाहिए, जो बिजनेसेस है उन्होंने यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पे ह्यूमन एरर वगैरह नहीं हो सकता है, और कस्टमर का डेटा जो होता है उसके लिए रिस्क क्रिएट नहीं हो सकती है। उसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह हो सकते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज जो है कंपनी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो ये सारे अलग अलग वेज है जिससे कंपनी क्या कर सकती है, कस्टमर डेटा जो होता है उसको यहाँ पे सिक्योर्ड रखा जा सकता है। किसी भी तरीके से कस्टमर डेटा जो होता है उसको ब्रीच नहीं किया जा सकता है, या फिर अनऑथोराइज एक्सेस वगैरह नहीं हो सकता है। उसके बाद में है जो भी पर्सनल डेटा है जो डिजिटल फॉर्म में है उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक एक्ट निकला है, जिसको डीपीडीपी एक्ट बोला जाता है। अभी डीपीडीपी मतलब क्या, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। ये एक्ट जो है 2013 में पास हुआ है इंडिया में। अभी ये एक्ट के अंदर क्या क्या है प्रोविजंस उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले यहाँ पे एक्ट के बारे में कुछ लिखा हुआ है। द डीपीडीपी एक्ट पास्ड by Indian Parliament in 2013 aims to protect personal data by establishing rules for how businesses and organizations collect, store and process this information। मतलब बेसिकली ये जो एक्ट है डीपीडीपी एक्ट, इसको यहाँ पे कस्टमर का या किसी का भी पर्सनल डेटा जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। दिस लॉ प्रेजेंट्स इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन, रिप्लेसिंग द फ्रेगमेंटेड फ्रेमवर्क दैट एक्सरसाइजेस बिफोर। मतलब पहले भी कुछ एक्ट होते थे पर्सनल डेटा जो डिजिटल फॉर्म में होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे, या उसमें कुछ लूप होल्स हुआ करते थे, या फिर वो जनरल थे, वो स्पेसिफिक नहीं थे कि डिजिटल डेटा को ही वो एप्लीकेबल होंगे करके। सो काफी ज्यादा क्लैरिटी वगैरह नहीं थी। लेकिन 2013 में ये डिजिटल पर्सनल एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो पास किया गया, और उसकी वजह से क्या हो गया, डेटा प्रोटेक्शन जो है काफी इजी हो गया और काफी इफेक्टिव भी होने लग गया। अभी इस एक्ट के अंदर जो डीपीडीपी एक्ट है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यहाँ पे किया जाता है जो इसका बेसिक फंक्शन है। यहाँ पे लिखा है द लॉ फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग पर्सनल डेटा डिफाइंड एज मेनी डेटा दैट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आइडेंटिफाइज इंडिविजुअल सच एज नेम, ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस। ये सब डेटा जो होता है यहाँ पे क्या किया जा सकता है,
उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। देन सेकेंड वन इज कंसेंट। अभी कोई भी कस्टमर का डेटा या किसी भी पर्सन का डेटा कलेक्ट करने से पहले, या उसका डेटा जो है उसको हम लोग जब एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए पहले उसका कंसेंट लिया जाता है। मतलब कोई भी डेटा उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के कंसेंट के बिना कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये भी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर दिया है, जिसमें देखो क्या लिखा है। द लॉ एम्फोसाइजेस ऑब्टेनिंग एक्सप्लिसिट एंड इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम इंडिविजुअल्स बिफोर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग देयर पर्सनल डेटा। सो जो मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी इंडिविजुअल का डेटा कलेक्ट करने से पहले या प्रोसेस करने से पहले उसके पास से कंसेंट लेना काफी जरूरी है। कंसेंट मतलब क्या होता है, उसका एग्रीमेंट या फिर उसे परमिशन लेना। कंसेंट मस्ट बी फ्रीली गिवन एंड रिवोकेबल एट एनी टाइम। अभी ये कंसेंट जो है कस्टमर ने फ्रीली देना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से यहाँ पे कस्टमर को जोर जबरदस्ती उसके पास से कंसेंट नहीं लेना चाहिए। और रिवोकेबल होना चाहिए, मतलब अगर कस्टमर को किसी दिन अगर लगे कि मैंने पहले परमिशन दिया था, अभी मुझे वो कैंसिल करना है, तो कस्टमर यहाँ पे उसको रिवोक कर सकता है। रिवोक मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। देन है डेटा मिनिमाइजेशन। अभी डेटा मिनिमाइजेशन में देखो क्या लिखा हुआ है। Organizations can only collect and process personal data that is necessary for achieving a specific purpose. The collection of excessive or irrelevant data is prohibited. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग उतना ही डेटा कलेक्ट कर पाते हो जितना रेलेवेंट होगा या जितना जरूरी है। एक्सेसिव या इरिलेवेंट डेटा जो होता है यहाँ पे कलेक्ट करने के लिए प्रोहिबिट किया जाता है। मीन्स यू कैन कलेक्ट ओनली लिमिटेड डेटा। देन नेक्स्ट इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है डेटा लोकलाइजेशन। अभी डेटा लोकलाइजेशन में देखो क्या है। देर आर प्रोविजंस रिक्वायरिंग सर्टेन टाइप ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा सच एज फाइनेंशियल और हेल्थ डेटा टू बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस इन इंडिया थ्रू द क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर आर अलाउड अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब कुछ डेटा जो होता है उसको यहाँ से वहां लेके जाने के लिए, क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर करने के लिए अलाउड नहीं होता है, उसको अलाउ करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होते हो फॉलो करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद में वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सकता है। अभी नेक्स्ट वाला है डेटा सब्जेक्ट राइट्स। अभी डेटा सब्जेक्ट राइट्स में क्या होता है देखो। जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो इंडिविजुअल्स यहाँ पे डेटा प्रिंसिपल्स कहा जाते हैं, जिनको यहाँ पे कुछ राइट्स होते हैं। अभी वो राइट्स कौन से देखो तो तीन राइट्स है। राइट टू एक्सेस, राइट टू करेक्शन एंड राइट टू इरोश्योर। अभी राइट टू एक्सेस में देखो क्या दिया है। द राइट टू एक्सेस द डेटा एंड ऑर्गेनाइजेशन होल्ड्स अबाउट देम। मतलब यहाँ पे वो जो इंडिविजुअल है वो क्या कर सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन के पास उसको एक्सेस कर सकता है। देन राइट टू करेक्शन, मतलब अगर सपोज कोई इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन है तो उसके अंदर करेक्शन किया जा सकता है, स्पेशली जो पर्सनल डेटा होता है। और राइट टू इरेश्योर के अंदर क्या है, द राइट टू रिक्वेस्ट द डिलीशन ऑफ देयर डेटा अंडर सर्टेन कंडीशन। मतलब अगर किसी को अपने डेटा कलेक्ट किया और वो डेटा उनको चाहते हैं कि वो डेटा आपको पास से डिलीट होना चाहिए, आप वो डेटा को ना कैरी करें या वो डेटा को यूज न करें, तो वो डिलीट करने के लिए बोल सकता है। और ये उनका अधिकार है, तो इसके लिए वो डेटा आपको डिलीट करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट वन इज डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन। डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन मतलब क्या, अगर किसी भी तरीके से कस्टमर का डेटा ब्रीच होता है या लीक होता है, तो उसके बारे में नोटिफिकेशन आना काफी जरूरी है। नोटिफिकेशन की वजह से क्या होगा, कस्टमर जो है वो कोई ना कोई मेजर्स लेके वो अपना जो डेटा लॉस है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे लिखा, ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू नोटिफाई द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड and affected individuals in the event of the data breach. Timely notification is critical to ensure that individuals take protective measures. तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब भी कस्टमर का कोई डेटा ब्रीच होता है या लीक होता है, तो उसके बारे में नोटिफिकेशन देना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से कस्टमर अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा एक एक्ट दिया हुआ है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन रूल 2011, जिसको हम लोग आईटी रूल भी बोल सकते हैं। तो आईटी रूल के अंदर भी देखो कुछ रूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें है सेंसिटिव पर्सनल डेटा। मतलब कस्टमर का जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, जैसे कि उनके पासवर्ड हो सकते हैं, कोई उनके क्रेडिट कार्ड के डिटेल या जो भी अलग फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह होते हैं, वो डेटा को यहाँ पे क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद में सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, मतलब अलग अलग सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस कंपनी ने यूज करना चाहिए कस्टमर के डेटा को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें कंपनी एनक्रिप्शन यूज कर सकती है या एक्सेस कंट्रोल कर सकती है, मतलब रिस्ट्रिक्शन कर सकती है एक्सेस के लिए। इसके बारे में ऑलरेडी ऊपर हम लोग ने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि एनक्रिप्शन क्या है और एक्सेस कंट्रोल क्या है। देन नेक्स्ट वन इज प्राइवेसी पॉलिसी। उसके लिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है। ऑर्गेनाइजेशंस हैंडलिंग सेंसिटिव पर्सनल डेटा मस्ट हैव अ क्लियर प्राइवेसी पॉलिसी
explaining what data is collected, how it is used and the security measures in place। मतलब कि यहाँ पे हर एक कंपनी के अंदर एक पॉलिसी होनी चाहिए जो एक्सप्लेन करेगी कि कस्टमर का क्या क्या डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, कैसे कलेक्ट किया जा सकता है और किस तरीके से इस डेटा को सिक्योर रखा जा सकता है, वो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर डिसाइड किया जा सकता है। देन क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। यहाँ पे कंपनी ने इंश्योर करना चाहिए कि कहाँ से कहाँ पे डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब कौन से कंट्री से कहाँ पे दूसरे कौन से कंट्री में ये डेटा लेके जाया जा रहा है और ये डेटा सिक्योर्ड है कि नहीं, प्रोटेक्टेड है कि नहीं, वो भी यहाँ पे इंश्योर किया जा सकता है। उसके बाद में है डेटा प्रिंसिपल राइट्स। अभी डेटा प्रिंसिपल राइट्स के अंदर ऊपर जो हम लोग ने डीपीडीपी एक्ट के बारे में लिखा वही सेम यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। एंड देन लास्ट वन, ये एक्ट के अंदर दिया है पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। मतलब क्या, अगर सपोज ये जो एक्ट है वो एक्ट को यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, पेनल्टी जो होती है वो पे करनी पड़ सकती है। और ये पेनल्टी काफी हेफ्टी हो सकती है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा फाइन हो सकता है अगर ये एक्ट को हम लोग ने वायलेट किया तो। उसके बाद में नेक्स्ट है प्राइवेसी ऑफ कस्टमर कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। मतलब किस तरीके से कस्टमर का जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसको किस तरीके से प्राइवेसी मेंटेन की जा सकती है। क्योंकि जब कस्टमर का डेटा यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रहता है तो उससे कस्टमर का ट्रस्ट जो है बढ़ने में हेल्प होता है, ये हम लोग ने देखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑलरेडी ऊपर हम लोग ने जो है डिस्कस किया हुआ है। जैसे ट्रांसपेरेंसी हो गया, कंसेंट हो गया, डेटा मिनिमाइजेशन हो गया, तो सेम आंसर जो ऊपर हम लोग ने पढ़ा वही यहाँ पे दिया हुआ है। उसमें ही दूसरा है डेटा कलेक्शन एंड कंसेंट मैनेजमेंट। अभी डेटा कलेक्शन एंड कंसेंट मैनेजमेंट जो है उसके बारे में भी ऊपर हम लोग ने देखा है कि कस्टमर का जो डेटा है उसको हम लोग को एक्सेस करने से पहले या कस्टमर के पास से डेटा कलेक्ट करने से पहले उनका जो कंसेंट है वो लेना काफी जरूरी है, तो वो भी यहाँ पे आता है। देन थर्ड वन इज डेटा सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी। उसके बारे में एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, सिक्योर ऑथेंटिकेशन, ये सब भी हम लोग ने ऊपर जो है पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो ऑलमोस्ट ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो भी चीजें दी हुई है वो हम लोग ने अभी तक जो है पढ़ा हुआ है। मतलब ये डेटा सिक्योरिटी के अंदर अगर आप लोगों ने वो स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चन हम लोग ने पढ़े वो अगर हम लोग ने अच्छे से पढ़े तो वही सारा आंसर जो वापस से यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है प्राइवेसी ऑफ कस्टमर कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, ये आपके दो तीन क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में ऑलरेडी ऊपर हम लोग ने पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट जो है इसके वीडियो लेक्चर जो खत्म हो जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर जो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। I wish you all the very best for your future endeavors, and plus I hope that these lectures will be very helpful for you to attempt your examination and clear your MCOM degree. Thank you again.